की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी के मौके पर मसूरी के शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने पर राज्य आंदोलनकारियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों ने जो सपने उत्तराखंड के लिए देखे थे उन्हें पूरा करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राजीव भवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हल्द्वानी में दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के ऊपर भी महिला ने आरोप लगाया है कि धर्माना ने कहा कि राज्य में महिलाओं पर हत्या, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार और संगठन में दायित्वधारी लोग ऐसे घटना में शामिल हुए हैं, लेकिन सरकार खामोश है। देवभूमि जैसे प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी के लोग महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। अब राज्यों के साथ मेलजोल है इनका। ये डकैतियां बढ़ रही है दिन दहाड़े राज्य के अंदर। इस प्रकार से आज प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, पूरी तरह से ध्वस्त है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी इस राज्य की होने के नाते, जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं उसमें हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारा एक दिन का आंदोलन नहीं है। इस राज्य के अंदर जब तक माता बहनों को, बच्चियों को उनके मन से भय समाप्त नहीं होता, कांग्रेस का आंदोलन चलता रहेगा। और प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर अब हमने निर्णय लिया है कि हम एक पूरा पत्र महामहिम राष्ट्रपति के लिए बना रहे हैं। देहरादून में सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और रिस्पांस टाइम हमारा कम से कम हो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां आपदा आ रही है हमें त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिस्पांस टाइम हमारा बहुत कम हो, शीघ्र हम मौके पर पहुंचे। आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को कम करने का काम हम कर सकते हैं। उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जब भी कहीं आपदा आती है त्वरित गति से राहत बचाव के कार्य कराए जाने हैं, इसके बारे में निर्देश दिया गया। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण में समय लगने की वजह से धामी सरकार ने नगर निगम प्रशासकों और कार्यकाल बढ़ा दिया है, जिसे लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस बीच कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि नगर निगम सो रहा है और निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिसीमन बीजेपी के मन मुताबिक हो रहा है और देहरादून शहर में कहीं भी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है और ना ही डेंगू से बचाव के लिए सभी 100 वार्डों में फॉगिंग करवाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा नहीं है कि वह निकाय चुनाव समय पर कराए। ये चुनाव से भाग रहे हैं, डरे हुए हैं और पिछले 9 महीने से प्रशासक का समय जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं, 3-3 महीने करके। और अब जब इन्हें लगा परिसीमन में इस तरह का परिसीमन कर रहे हैं गलत तरीके से कि इधर का एरिया काट के इधर जोड़ देना, और जब इन्होंने बोला कि 8,000 से 8,040 की संख्या एक वार्ड में निर्धारित करी, अब कहीं 24,000 कर दी, कहीं 15,000 कर दी, तो मनमाने तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं, जो कि गलत है नैतिकता के आधार पर।
मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के बाहर किला में पूर्व सभासद संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के पुत्र आरिफ ने बताया कि उनके पिता कल से लापता थे और अंतिम समय में उन्हें बराबर के मकान में बैठे देखा गया था, पर कई बार उन्हें फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठा। सुबह कुछ शक होने पर पास के मकान की छत पर जाकर देखा तो उनका शव वहीं पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ₹112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नसीम नामक व्यक्ति की एक डेड बॉडी मिली है जिनकी उम्र 61 वर्ष है। तो इस संबंध में फॉरेंसिक की टीम को मौके पर भी बुलाया गया और जो शव है उसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है। सभी तथ्यों पर हम अभी देख रहे हैं और मृत्यु के कारणों का भी पता करवा रहे हैं। हल्द्वानी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और महिला अपराध के मामले में डीएम ने सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। डीएम नैनीताल ने निर्देश दिए हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 4-5 विभाग मिलकर एक टीम बनाएंगे जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का विजिट करेगी। छात्राओं से सुझाव लेंगी कि जो सार्वजनिक स्थानों पर रोजाना आना जाना करती हैं, ऐसी जगह जहां सार्वजनिक जगह पर जाने से लड़कियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और वहां की नाइट पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। जो है काफ़ी समय से फील हो रहा है कि हल्द्वानी में डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है, संवेदनशीलता हल्द्वानी के नगरीय क्षेत्र की बढ़ी हुई है। तो एक जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से योजना चलती है, उसका भी एक टास्क फोर्स भी बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ज़्यादातर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो लोग करते हैं। तो इस बार हमने उनकी जो बैठक थी समीक्षा, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि 4-5 विभाग एक टीम बनाएं अपनी, और डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो आना जाना करती हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उनसे फीडबैक लिया जाए। हर डिग्री कॉलेज में, हर इंटर कॉलेज में ये टीम विजिट करेगी और उनके फीडबैक से के आधार पर शहर के जो ऐसे स्थान हैं जहां जाने में लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं किसी प्रकार से, चाहे वो अंधेरे के कारण हो, चाहे वहां कोई अराजक तत्व। हल्द्वानी के पास गोलापार में इन दिनों आवारा जानवरों की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसको लेकर गोलापार के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द आवारा जानवरों को गौशाला पहुंचाने की अपील की, ताकि आए दिन इन जानवरों की वजह से होने वाले हादसों पर विराम लग सके। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि आवारा गौ वंश की वजह से शहर में कई घटनाएं हो रही हैं, जिसमें सड़क दुर्घटनाएं, फसलों की बर्बादी और सार्वजनिक स्थलों पर असुविधाएं शामिल हैं। देखिए, जिस तरीके से गौ माता को हम लोग एक माता मानते हैं, गौ माता की पूजा की जाती थी शुरू से, और गौ माता के अंदर 34 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और आज मजबूर होकर के हमें उसी गौ माता को कभी मारना पड़ रहा है, कभी भगाना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज आवारा पशुओं से किसी माँ को अपने बेटे की जान, मतलब किसी बेटा खो रही है अपनी माताएं, और कोई फसलों का, देखो आए दिन फसलों का नुकसान हो रहा है। किसानों को इतनी मेहनत करते हैं और आवारा पशु आकर के उस फसल को खा लेते हैं, तो उन किसानों का बहुत नुकसान होता है। आज लगातार हमारा प्रयास रहा कि ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारी का अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र में जो बेसहारा पशु रोड में घूम रहे हैं, जिससे आए दिन पता नहीं कितनी संख्याओं में हमारे युवाओं की, हमारे लोगों की जान चले गई और किसानों की फसल लगातार खराब होती जा रही है। हमारा एक निवेदन था शासन प्रशासन से कि जो गौवंश रोडों में घूम रहे हैं इनको गौशाला में डालें। जैसे अगर मैं बात करूं शासन प्रशासन की राजस्व इकट्ठा करने के लिए, मैं गौवंश को लेकर यहाँ पे सड़क में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सभी लोग परेशान हैं। रोज आए दिन माएँ अपनी बेटों को खोती हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और गांव में बहुत सारी किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है।
किसान ने अपनी फसल इतनी मेहनत मजदूरी करके इतनी मेहनत से फसलें बोते हैं और उन्हें गायें सब खा जाती हैं। इससे बहुत परेशान है। और एक उत्तराखंड जल संस्थान में ठेके पर कार्यरत श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हल्द्वानी में भी उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर श्रमिक सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने सरकार से विभागीय संविदा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी, जिसको लेकर वह सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी सरकार उनकी मांग पर विचार नहीं करती तो वह सचिवालय कूच करने से पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी एक ही मांग है कि जो ये 10 साल से ठेका कर्मी के रूप में कार्यरत हैं, सरकार ने 2023 में एक आदेश जारी किया है कि इनको पोर्टल माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में इनकी तैनाती की जाए। उस आदेश का पालन कराने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं और जब तक इनको संविदा कर्मचारी के रूप में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं रखा जाता, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये शोषण इनको 9,000 की जगह 2,500 रुपए तनख्वाह मिल रही। ऑल उत्तराखंड में हो रहा है। ऑल उत्तराखंड में हमारे राजधानी देहरादून जल भवन में हमारे संविदा श्रमिक सभी 1 महीने से बैठे हुए हैं, जिसमें न तो अभी सरकार ने हमारी सुध ली है और न ही विभाग ने हमारी सुध ली है। हम अपनी इस लड़ाई को आज पहली बार नहीं कई बार लड़ चुके हैं, लेकिन हमको बार बार इन्होंने जो है झूठा आश्वासन दे करके हमेशा पीछे धकेला है। लेकिन इस बार हम जो है सर पर कफन बांध करके उतरे हैं। जब तक हमारी एक सूत्री मांग, सर हमारी एक ही मांग है कि हमें जो सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया है आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से, यहाँ पर हर शाखा में सर हर डिवीजन में 2-2, 3-3 ठेकेदार हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो ना कभी पीएफ काटते हैं, ना एसआईसी काटते हैं। हमारा ही पैसा, हमें डीए का पैसा वापस नहीं मिलता है। वो ठेकेदार 1 साल के बाद चले जाता है। पौड़ी जिले में नागरिक कल्याण एवं जागरूक विकास समिति के आह्वान पर शहर के विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के समेत हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर प्रदेश में मूल्य निवास सशक्त भू कानून तथा स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मूल्य निवास भू कानून समन्वय समिति के आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन गैरसैंण में किया जा रहा है। किया गया था कि सभी संगठन यहाँ पर आएंगे और उसी क्रम में हम लोग भी कांग्रेस का जो पूरा प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर भू कानून की रैली में शामिल हुआ। और निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से आज गैरसैंण में भी ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उत्तराखंड का आम नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक पार्टी का नेता होने के अलावा उत्तराखंड का आम नागरिक भी हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका इस उत्तराखंड में है। और इसलिए उत्तराखंड का आम नागरिक चाहता है कि यहाँ पर एक सशक्त भू कानून लागू हो, मूल निवास 1950 लागू हो और उसके साथ साथ जो गैरसैंण में स्थायी राजधानी है वो बननी चाहिए। तो आज हम लोग सब एकत्रित हुए थे, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन वहां पर किया और उत्तराखंड भू कानून के नारे वहां पर लगाए गए। देखिए आज उत्तराखंड के जो विभिन्न दल हैं जो गैर राजनीतिक हैं, उन्होंने आज गैरसैंण में सशक्त भू कानून और मूल निवास के संदर्भ में आज विशाल रैली प्रदेश स्तर पर रखी है। तो उनका समर्थन करने के लिए और इन 2 सशक्त मांगों के संदर्भ में हमने उनका समर्थन देने के लिए आज पौड़ी में या नागरिक मंच ने ये अपनी आयोजन किया था, इस रैली का आयोजन किया था और धरने का आयोजन किया था। देखिए जनता और सत्ता या सरकार, इसके फर्क को समझना जरूरी है। जनता राज्य गठन से पूर्व जो जनता की अवधारणा थी वो यही थी कि हमारे जो जंगलों पे, जमीन पे, पानी पे जो अधिकार है वो हमारे होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों को जो है जो उपेक्षा जो व्यवहार होता है वो समाप्त हो, हमें हमारे अवसर मिले विकास के। इसके लिए राज्य आंदोलन किया गया था। राज्य बना, राज्य दिया हमको जो है वो एक सरकार ने दिया और वहां पर जो है जो उनकी अपनी जो नीतियां उसको हमारे ऊपर थोप दिया। उन्होंने तो एक किस्म से चीटिंग हमारे साथ करी कि जो हमारे मांग में शामिल नहीं था वो इलाके हमें राज्य में दे दिए।
हरिद्वार में सोमवार को दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम पर हुई डकैती से सर्राफा कारोबारियों में नाराजगी है। सर्राफा कारोबारी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। घटना के विरोध में सर्राफा कारोबार से जुड़े कारोबारी और स्थानीय व्यापारियों ने चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। व्यापारियों की मांग है कि सर्राफा कारोबारी बेखौफ होकर कारोबार कर सके, इसके लिए प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही आक्रोशित व्यापारियों ने जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़कर लूटा गया माल बरामद करने की मांग भी की है। के अंदर घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है। कहीं न कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की कोई न कोई ढील रही है। कल जिस प्रकार से दिन दिहाड़े ये कांड हुआ, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। जिस प्रकार से उन्होंने फायरिंग करी, अब भय का माहौल बना हुआ है व्यापारियों के अंदर, सराफा व्यापारियों के अंदर, अंधे व्यापारियों के अंदर कि यहाँ पर रहकर व्यापार किस प्रकार किया जाए और कैसे किया जाए। इसकी सुरक्षा के लिए हमें शासन प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि हमें कुछ आश्वासन दे या हमारे लिए कुछ। मैंने जिस तरीके से यहाँ बालाजी पर लूट हुई है, आज हम पुलिस से यह आश्वासन मांगेंगे कि इस घटना को जल्दी से जल्दी खुलासा करे, नहीं तो पूर्ण व्यापार मंडल, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और समस्त व्यापार मंडल हमारे साथ सपोर्ट के लिए पूरे बाजार को निश्चितकालीन के लिए बंद करा देंगे। आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और एक खुली चेतावनी देने आए हैं कि इस लूट को जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए, नहीं तो ये पूरा व्यापार मंडल हम बंद करेंगे। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही, पहले भी साल 2 साल बाद हर साल बार ये घटना होती है। गांव के समीप एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिर गई है, जिसमें वाहन में सवार 2 लोग घायल हो गए। कोतवाली पौड़ी को मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को रेस्क्यू किया गया। जानकारी देते हुए पौड़ी कोतवाली की प्रभाकारी कोतवाल अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल पौड़ी ले जाया गया, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने बताया कि दोनों घायलों की हालत खतरे से अब बाहर है। अभी 2 लड़के हमारे पास पहुंचे हैं, दोनों कार एक्सीडेंट में उनको इंसिडेंट हुआ था। अभी दोनों फिलहाल ठीक है, हम इंजेक्शन दे रहे हैं। अभी सीटी स्कैन और एक्सरे के बाद ही पता चलेगा अंदर क्या चल रहा है। अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, जैसे होगा मैं आपको अपडेट करूंगा, बट दोनों कार एक्सीडेंट में हुआ है, इतना तक पता। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की डकैती पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आईजी गढ़वाल के एस नगनयाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और पीड़ित सरफराह कारोबारी से बातचीत की। इस दौरान आईजी के साथ हरिद्वार के एसएसपी समेत जिला पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। एक ये दिन दहाड़े एक बहुत ही पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण दुस्साहसपूर्ण ये बदमाशों ने ये काम किया है और हम लोग इसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं और हमने जो भी इसमें एक्शन लेना है सीसीटीवी फुटेज वगैरह से हमने स्पष्ट कर लिया है और जैसा कि हमें फीडबैक भी मिला है ये वादी की ओर से, तो उससे हम लोगों ने सारी टीम बना के और काम करना शुरू कर दिया गया। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं लगता है इन लोगों के द्वारा किया गया है, क्योंकि दूर के रहने वाले प्रतीत होता है। राज्य के न्याय कृति मंच की ओर से शिवालिक नगर स्थित एक होटल में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस जनपदों के लोगों ने वर्गीकरण के आरक्षण को लेकर विरोध जताया। साथ ही केंद्र सरकार सांसद का एक विशेष सत्र बुलाकर अनुसूचित जातीय अनुसूचित जनजातियों के वर्गीकरण क्रीमी लेयर मामले पर एक कानून पारित करने की मांग उठाई गई। मुख्य संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महदूद प्राचा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत फैसला किया। इस तरह का फैसला करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। आज सरकार के पास जातिगत जनगणना के आंकड़े भी नहीं है। बहुत से प्रचित वर्गों की स्थिति दयनीय है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके जजमेंट जो आया है
वो पूरा का पूरा देश उस जजमेंट से बड़ा आहत है। सबसे बड़ा विषय है कि देश की आज़ादी के 75 वर्षों बाद तक हम भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी है आरक्षण की, उसको पूर्ण नहीं कर पाए और वर्गीकरण कर देने से, राज्यों को अधिकार दे देने से वो एक ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। ये जजमेंट जिस तरह का दिया गया है, हमने 21 तारीख को देहरादून में सभी संगठनों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन, बड़ा एक विरोध प्रदर्शन किया है। जमीनी स्तर पे और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी बहुत मेहनत से पूरे देश में सभी वंचित वर्गों के लिए, SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं बल्कि पूरे देश में रास्ता दिखाने का काम भी इन समाजों को कर रहे हैं। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज को बांटने का काम करेगी। तो अभी सीधे मसूरी चलेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा। इस भीषण गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी बलिदान हुए, जिनमें 2 हमारी मातृशक्ति भी थी। और स्वर्गीय बेलमती चौहान जी के साथ जो बर्बरता हुई, उसको जब हम याद करते हैं, अभी गणेश जोशी जी मुझे आते समय बता रहे थे, सच में आत्मा कांप उठती है कि कितना अन्याय उस समय किया गया। यह घटना उस समय के जो हमारे सत्ताधारी दल, उनके दमनकारी रवैयों का प्रतीक थी, जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत ही बेरहमी से कुचलने का प्रयास किया। आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि उत्तराखंड की नींव शहीदों ने, अपने इन बलिदानियों ने अपने खून से सींची है, तभी जाकर हमको उत्तराखंड मिला है। भाइयों बहनों, हमारा सबका सपना था कि उत्तराखंड बने जहां हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को, सबको समान अधिकार हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो, जहां हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर हमारी सरकार हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे बलिदानियों के सपनों के उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को संकल्प मानकर, प्राथमिकता मानकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य निर्माण के इस अल्पकाल में हमारी प्रतिबद्धता के कारण आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसी वर्ष नीति आयोग के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों की रैंकिंग में, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश की एक रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के राज्यों में पहले नंबर पर पहला स्थान आया है। ये गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है और ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की बात भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड में वो हमेशा कहते हैं कि मेरे मुंह से बाबा केदार के प्रांगण में वो शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, आज धीरे धीरे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड अपनी विकास की, उन्नति की, प्रगति के चरम पर होगा, शिखर पर होगा और इसको लेकर हम काफी सारे काम भी कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।